उस रात होटल राजविलास के कमरा नंबर 307 से एक आदमी भागते हुए नीचे आया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था। वो औरत अभी भी कमरे में है, वो अभी भी आईने के सामने खड़ी है। लेकिन होटल वालों के ऊपर जाने से पहले ही उस आदमी ने होटल के गेट पर खड़े खड़े अपनी गर्दन खुद ही दीवार पर मारना शुरू कर दिया। और सबसे डरावनी बात, 3 महीने पहले उसी कमरे में बिल्कुल ऐसे ही एक और आदमी मरा था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भावेश और आप ये स्टोरी देख रहे हैं देसी स्टोरी वर्स हॉरर पर। तो कहानी मैं उसी की जुबानी सुनाता हूं जिसके साथ ये सब हुआ था। मेरा नाम विकास है। मैं जयपुर के पास एक छोटे से कस्बे में रहता हूं। हमारी फैमिली बिल्कुल एक आम मिडिल क्लास परिवार जैसी थी। पापा बिजली विभाग में क्लर्क थे और मैं प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। जिंदगी में कभी ज्यादा पैसे नहीं देखे, लेकिन इतना जरूर था कि 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाती थी। मेरी शादी को 2 साल हुए थे। नेहा हमेशा मुझसे शिकायत करती थी कि मैं उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाता। हर बार मैं पैसों का बहाना बना देता था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी बुरा लगता था। एक दिन ऑफिस में बोनस मिला। रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि 2 दिन कहीं घूम आए। नेहा बहुत खुश थी। उसने खुद इंटरनेट पर होटल ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उसे होटल राजविलास मिला। उसने कहा, विकास देखो कितना सुंदर होटल है और रेट भी कम है। मैंने होटल की तस्वीरें देखी। बाहर से होटल किसी महल जैसा लगता था, पुराने राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने बड़े होटल का किराया बाकी होटलों से आधा था। मैंने मजाक में कहा, इतना सस्ता है मतलब जरूर कोई भूत घूमता होगा अंदर। नेहा हंसने लगी, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा वो मजाक कुछ दिनों बाद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। हम लोग शाम को बस से जयपुर पहुंचे। बारिश का मौसम था और पूरे रास्ते आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रात करीब 9:30 बजे हम होटल राजविलास पहुंचे। होटल शहर से थोड़ा दूर था। आसपास ज्यादा आबादी नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ सूखे पेड़ और खाली जमीन थी। होटल को देखकर पहली नजर में सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना राजमहल हो। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी उम्र करीब 60 साल होगी। उसने हमारी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, बुकिंग किस नाम से है? मैंने अपना नाम बताया। उसने रजिस्टर में कुछ देखा, फिर अचानक उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, सर आपको 3री मंजिल का कमरा मिलेगा, 307। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके 307 बोलने के तरीके से ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। नेहा ने धीरे से मेरे कान में कहा, यह आदमी इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैंने बात टाल दी। हमारा सामान एक दुबला पतला लड़का लेकर ऊपर जा रहा था। पूरे होटल में अजीब सी खामोशी थी। इतना बड़ा होटल, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं, ना लोगों की बातें, ना टीवी, कुछ भी नहीं। लिफ्ट पुरानी थी। उसके अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे लोहे का कोई डिब्बा बंद हो गया हो। 3री मंजिल पर पहुंचते ही लाइट 2 बार झपकी। उस लड़के ने हमारा सामान कमरे के बाहर रखा और तुरंत वापस जाने लगा। मैंने कहा, अरे भाई पानी तो बता दो कहां मिलेगा? लेकिन वो बिना मेरी तरफ देखे बस इतना बोला, सर रात के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। और वो तेजी से चला गया। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा डर गई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, शायद यहां के लोग ऐसे ही मजाक करते होंगे। मैंने दरवाजा खोला। कमरा अंदर से बहुत सुंदर था। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, भारी पर्दे और बीच में एक पुराना बड़ा आईना। लेकिन उस कमरे में घुसते ही मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर पहले से कोई मौजूद हो। मैंने पूरा कमरा चेक किया, बाथरूम भी देखा, कोई नहीं था। फिर भी दिल मान नहीं रहा था। रात करीब 11 बजे हम खाना खाकर सोने की कोशिश करने लगे। बाहर बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। बिजली बार बार चमक रही थी। नेहा सो गई थी, लेकिन मेरी नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में किसी और के सांस लेने की आवाज आ रही है। मैंने तुरंत उठकर चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। मैं वापस लेट गया, लेकिन अगले ही पल आईने के पास किसी के पायल की हल्की आवाज आई। छन छन। मेरे शरीर में झटका सा लगा। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया तो आईने के सामने कोई खड़ा था। एक औरत लाल साड़ी में,
उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर थे। मेरा गला सूख गया। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी बिजली चमकी और अगले ही सेकंड वो औरत गायब थी। मैं पसीने में भीग चुका था। मैंने तुरंत नेहा को उठाया, लेकिन नेहा उठते ही बोली, विकास, वो औरत कौन थी? मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए क्योंकि मैंने नेहा को कुछ बताया ही नहीं था। उसने खुद उस औरत को देखा था। उस रात हम दोनों बिल्कुल नहीं सोए। करीब 2 बजे अचानक कमरे का फोन बजा। पूरा सन्नाटा में डूबा हुआ था। फोन लगातार बज रहा था। ट्रिन, ट्रिन, ट्रिन। मैंने डरते हुए रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। फिर एक औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, कमरा छोड़ दो, वो वापस आ गई है। और उसी पल बाथरूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। ची ची। नेहा जोर से चीख पड़ी क्योंकि बाथरूम के अंदर दीवार पर खून से लिखा था 307। उसके नीचे किसी ने उंगलियों से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। नेहा की चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी और मैं कुछ सेकंड तक वहीं जड़ बनकर खड़ा रहा। मेरे हाथ से फोन नीचे गिर चुका था, लेकिन दूसरी तरफ से अभी भी किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने कांपते हुए बाथरूम की तरफ देखा। दीवार पर खून से लिखा 307 धीरे धीरे नीचे बह रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने लिखा हो। नेहा रोते हुए मेरे पीछे छुप गई। विकास, यहां से चलते हैं, अभी चलते हैं। मैं भी भागना चाहता था, लेकिन उस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे। बाहर तूफान इतना तेज था कि खिड़कियां तक हिल रही थीं। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला ताकि नीचे रिसेप्शन पर जाकर किसी को बुला सकूं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। तीसरी मंजिल की सारी लाइट बंद हो चुकी थी। सिर्फ हमारे कमरे के बाहर लगी पीली लाइट टिमटिमा रही थी। और सबसे डरावनी बात, कॉरिडोर के आखिर में कोई खड़ा था, बहुत लंबा आदमी, पूरी तरह काले कपड़ों में। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस बिल्कुल स्थिर खड़ा हमें देख रहा था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने धीरे से दरवाजा बंद करना चाहा, तभी उस आदमी ने अपना सिर टेढ़ा कर लिया। टक। ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई हो। नेहा डर के मारे रोने लगी। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। हम दोनों की सांसें रुक गईं। फिर बाहर से वही बूढ़े रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई, सर, दरवाजा खोलिए। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो कांपती आवाज में बोली, विकास। उसकी आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सच में आवाज हमारे ठीक पीछे से आई थी। हम दोनों ने धीरे धीरे पलट कर देखा। कमरे के अंदर लगे बड़े आईने में वही बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन असली कमरे में कोई नहीं था। आईने वाला बूढ़ा आदमी हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। अचानक आईने पर दरार पड़ गई। चटाक। नेहा जोर से चीखी और उसी पल कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ बाहर बारिश की आवाज आ रही थी और किसी के नंगे पैरों की आवाज। छप छप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गीले पैरों से कमरे में चल रहा हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च जलते ही मेरे हाथ कांपने लगे। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस निशान अपने आप बन रहे थे। नेहा रोते हुए मंत्र पढ़ने लगी। मैंने तुरंत भगवान का लॉकेट पकड़ा जो मेरी मां ने मुझे दिया था, लेकिन तभी कमरे के कोने में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। चरररररररर, चररररररर, और फिर अचानक पूरी ताकत से दीवार पर जा टकराई। धड़ाम। नेहा चीखते हुए बेहोश हो गई। मैं उसे उठाने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, वो तुम्हें जिंदा नहीं जाने देगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरी गर्दन पर किसी के बर्फ जैसे ठंडे हाथों का एहसास हो रहा था। मैं पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोल दिया। इस बार कॉरिडोर में हल्की लाइट जल रही थी। मैं नेहा को संभालते हुए बाहर भागा। पूरा होटल खाली लग रहा था। नीचे रिसेप्शन तक पहुंचने में ही मेरी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन नीचे पहुंचकर जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। रिसेप्शन पूरी तरह खाली था। काउंटर पर मोटी धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से वहां कोई आया ही ना हो। लेकिन हमने तो कुछ घंटे पहले ही उसी बूढ़े आदमी से बात की थी। नेहा होश में आ चुकी थी। उसने कांपते हुए पूछा, विकास, क्या ये होटल बंद है?
मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मेरी नजर रिसेप्शन के पीछे लगी दीवार पर गई। वहां कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें होटल स्टाफ की फोटो भी थी और उसी फोटो में वही बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट खड़ा था। लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, रघुवीर सिंह, मृत्यु 2019। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। नेहा रोने लगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी अचानक पीछे से घंटी बजी। टिन टिन टिन। हम दोनों ने पलट कर देखा। रिसेप्शन पर रखा पुराना बेल अपने आप बज रहा था और उसके ठीक पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके गले पर गहरा कटा हुआ निशान था। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, रात के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। इतना बोलते ही उसकी गर्दन अचानक उल्टी दिशा में घूम गई। टक टक टक। नेहा डर के मारे फिर चीख पड़ी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और होटल के बाहर भागने लगा। लेकिन जैसे ही हम मेन गेट तक पहुंचे, गेट बंद था। बहुत बड़ा लोहे का गेट। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। तभी पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज पास आ रही थी। नेहा कांपते हुए पीछे देखने लगी और अगले ही पल उसने ऐसी चीख मारी कि आज तक वो आवाज मेरे कानों में गूंजती है। क्योंकि होटल की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 307 की खिड़की में वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक कटा हुआ इंसानी सिर, और वो सिर मेरा था। मेरी सांस वहीं रुक गई। तीसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी वो औरत अपने हाथ में मेरा कटा हुआ सिर पकड़े हुए थी। और सबसे डरावनी बात, उस सिर की आंखें खुली हुई थी। वो मुझे ही घूर रही थी। नेहा इतनी जोर से रो रही थी कि उसकी आवाज तक टूट चुकी थी। मैंने खुद को संभालते हुए दोबारा गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन लोहे का वो गेट जैसे पत्थर बन चुका था। तभी पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। थप थप थप। मैंने पलट कर देखा। होटल के अंदर से वही दुबला पतला लड़का हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा था, जिसने हमारा सामान ऊपर पहुंचाया था। उसका चेहरा डरा हुआ था। वो हाफते हुए बोला, भागो यहां से, वो जाग चुकी है। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। कौन है वो? ये सब क्या है? उसने डरते हुए तीसरी मंजिल की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, जिस कमरे में तुम रुके हो वहां कोई जिंदा नहीं बचता। इतना सुनते ही ऊपर खिड़की में खड़ी वो औरत अचानक गायब हो गई। पूरा होटल फिर से अंधेरे में डूब गया। उस लड़के ने जल्दी से अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और होटल के साइड वाले छोटे गेट की तरफ भागा। जल्दी आओ, इससे पहले वो नीचे आए। मैं और नेहा उसके पीछे भागे। बारिश अब भी बहुत तेज थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। उस छोटे गेट के पास पहुंचते ही उसने कांपते हाथों से ताला खोला, लेकिन तभी होटल के अंदर से औरत की जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। पूरा माहौल कांप उठा। लड़के के हाथ कांपने लगे। मैंने गुस्से में कहा, दरवाजा खोल जल्दी। उसने जैसे ही ताला खोला, अचानक उसके पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। लाल साड़ी, लंबे काले बाल, और इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। उसका मुंह पूरा फटा हुआ था और चेहरे पर जलने के निशान थे। वो बिल्कुल लड़के के पीछे खड़ी थी, लेकिन उसे एहसास तक नहीं था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उस औरत ने धीरे से लड़के के सिर पर हाथ रखा और अगले ही सेकंड टक, उसकी गर्दन पूरी उल्टी घूम गई। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। नेहा चीख पड़ी। मैं डर के मारे पीछे गिर गया। लड़के की लाश जमीन पर गिरते ही वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और तभी उसने मेरे नाम से आवाज लगाई, विकास। मेरे शरीर का खून जम गया। मैंने जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। मैं नेहा का हाथ पकड़कर खुले गेट से बाहर भागा। हम दोनों बारिश में सड़क पर भागते रहे। करीब 10 मिनट तक लगातार भागने के बाद हमें पीछे होटल दिखाई देना बंद हो गया। हम दोनों सड़क किनारे रुक गए। मेरी सांस फूल चुकी थी। नेहा लगातार रो रही थी। तभी दूर से एक पुरानी टैक्सी आती दिखाई दी। मैंने हाथ देकर उसे रोका। ड्राइवर करीब 55 साल का आदमी था। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ साहब? मैंने जल्दी से कहा, भाई जल्दी यहां से ले चलो, होटल राजविलास से आए हैं। उसका चेहरा अचानक बदल गया। राजविलास? उसने डरते हुए होटल की दिशा में देखा, फिर बोला, आप लोग वहां रुके थे? मैंने हां में सिर हिलाया। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की।
बैठो जल्दी, रात में वहां रुकना मौत को बुलाना है। हम दोनों पीछे बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। कुछ मिनट तक अंदर सन्नाटा रहा। फिर मैंने उससे पूछा, तुम जानते हो उस होटल के बारे में? उसने गहरी सांस ली। पूरा जयपुर जानता है साहब, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। मैंने घबराकर पूछा, क्यों? उसने रियर मिरर में मेरी तरफ देखा। क्योंकि वहां जो भी हुआ वो इंसानों ने किया था, भूत बाद में बना। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने बताना शुरू किया। करीब 7 साल पहले उस होटल में एक लड़की काम करती थी। नाम था मीरा। बहुत गरीब परिवार से थी। होटल में सफाई का काम करती थी। लोग कहते थे वो बहुत सुंदर थी, लेकिन सीधी सादी लड़की थी। होटल का मालिक विक्रम सिंह उस पर बुरी नजर रखता था। एक रात होटल में कुछ बड़े लोग पार्टी करने आए। उस रात मीरा अचानक गायब हो गई। होटल वालों ने कहा वो नौकरी छोड़कर भाग गई। लेकिन कुछ दिनों बाद तीसरी मंजिल के कमरे नंबर 307 से बदबू आने लगी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जो मिला उसे देखकर पुलिस वालों तक की हालत खराब हो गई। कमरे की दीवारों पर खून फैला था, आईना टूटा हुआ था और मीरा की जली हुई लाश बाथ टब में पड़ी थी। उसका चेहरा तेजाब से जलाया गया था, लेकिन केस दबा दिया गया क्योंकि होटल मालिक के बड़े नेताओं से संबंध थे। उसके बाद से उस कमरे में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जो भी वहां रुकता या तो पागल हो जाता या मर जाता। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन तभी ड्राइवर अचानक डर गया। उसने जोर से ब्रेक मारा। ची! गाड़ी सड़क पर रुक गई। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उसने कांपते हुए आगे इशारा किया। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। सड़क के बीचों बीच वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। बारिश उसके आर पार जा रही थी। उसका जला हुआ चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। ड्राइवर डर के मारे मंत्र पढ़ने लगा। मैंने खिड़की लॉक कर दी, लेकिन अगले ही पल वो औरत धीरे धीरे चलकर गाड़ी के बिल्कुल पास आ गई। टक 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 उसने खिड़की पर अपने जले हुए नाखून मारने शुरू कर दिए। नेहा रोते हुए मेरे सीने से चिपक गई। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी गाड़ी के पीछे वाली सीट से किसी ने फुसफुसाया। वो मुझे अकेला छोड़कर गए थे। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो आवाज नेहा की नहीं थी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वहां एक जली हुई औरत बैठी थी। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। पीछे सीट पर बैठी वो जली हुई औरत धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रही थी। उसकी त्वचा जगह जगह से पिघली हुई थी और जलने की बदबू इतनी भयानक थी कि मुझे उल्टी आने लगी। नेहा ने जैसे ही पीछे देखा वो जोर से चीख पड़ी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, ड्राइवर को पीछे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो लगातार सामने सड़क की तरफ देखकर मंत्र पढ़ रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, पीछे देखो, पीछे कोई बैठा है। लेकिन उसने डरकर सिर हिला दिया। नहीं साहब, पीछे मत देखो। अगर उसकी आंखों में देख लिया ना तो वो साथ चली आती है। इतना सुनते ही पीछे बैठी औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। अचानक गाड़ी का अंदरूनी शीशा अपने आप टूट गया। चटाक! कांच के टुकड़े पूरे चेहरे पर आ गिरे। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी तेज कर दी, लेकिन अगले ही पल पीछे बैठी औरत गायब हो चुकी थी। मैं और नेहा कांपते हुए एक दूसरे को देखने लगे। करीब 20 मिनट बाद ड्राइवर हमें शहर के पुराने इलाके में एक छोटे से मंदिर के पास उतारकर बोला, आज की रात कहीं भी रह लो, लेकिन सुबह होने से पहले उस होटल की तरफ मत जाना। मैंने पूछा, तुम्हें इतना सब कैसे पता? उसने कुछ सेकंड तक चुप रहकर मेरी तरफ देखा, फिर बोला, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी उसी होटल में काम करता था और एक रात वो भी कमरा 307 में गया था। उसकी आंखें भर आईं। अगली सुबह उसकी लाश पानी की टंकी में मिली थी। ये बोलकर वो तुरंत गाड़ी लेकर चला गया। रात के करीब 4 बज चुके थे। बारिश अब हल्की हो गई थी। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। उसने हमें देखते ही अंदर बुला लिया। शायद उसने हमारे चेहरे देखकर समझ लिया था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। मैंने उसे पूरी बात बताई। वो चुपचाप सुनता रहा, लेकिन जैसे ही मैंने कमरा 307 कहा, उसके हाथ कांप गए। उसने तुरंत मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया, फिर धीमी आवाज में बोला,
तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हो। नेहा रोते हुए बोली, बाबा वो हमारे पीछे क्यों खड़ी है? पुजारी ने कुछ देर आंखें बंद रखी, फिर बोला, क्योंकि वो तुम्हें किसी और की जगह समझ रही है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। किसकी जगह? पुजारी ने मंदिर के कोने में रखी पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में 4 आदमी थे। उनमें से एक आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था, एकदम मेरी तरह। चेहरा, आंखें, यहां तक कि दाढ़ी तक। नेहा भी डर गई। ये तो बिल्कुल विकास जैसे लग रहे हैं। पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, ये आदमी विक्रम सिंह का बेटा था, आर्यन सिंह। मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन मैं तो उसे जानता भी नहीं। पुजारी बोला, 7 साल पहले जिस रात मीरा मरी थी, उस रात कमरे में 4 लोग थे। होटल मालिक, उसका बेटा और 2 दोस्त। मेरी सांस अटक गई। मीरा को उन्होंने जिंदा जलाया था। पूरा मंदिर एकदम शांत हो गया। बाहर हवा बहुत तेज चलने लगी। पुजारी ने आगे कहा, लेकिन मरने से पहले मीरा ने कसम खाई थी कि वो उन 4 को छोड़ेगी नहीं। मैंने डरते हुए पूछा, फिर? पुजारी ने मेरी आंखों में देखा। 3 लोग मर चुके हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। और चौथा? पुजारी धीरे से बोला, वो गायब हो गया था। तभी अचानक मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगीं। टन टन टन। नेहा डर के मारे मेरे पीछे छुप गई। पुजारी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए मंदिर के दरवाजे की तरफ देखा। मैंने भी देखा। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। लाल साड़ी, गीले बाल और हाथ में जला हुआ गुड्डा। वो धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे पर अपने नाखून मार रही थी। चरर चरर। पुजारी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मंदिर की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ बाहर खड़ी उस औरत की हंसी सुनाई दे रही थी। नेहा डर के मारे रोने लगी। मैंने टॉर्च ऑन की और टॉर्च जलते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर की दीवारों पर जगह जगह खून से एक ही चीज लिखी थी, आर्यन वापस आ गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं बार बार खुद से कह रहा था कि मैं आर्यन नहीं हूं, लेकिन तभी मेरे सिर में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से यादें ठूस रहा हो। मेरी आंखों के सामने अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। कमरा 307, शराब की बोतलें, एक लड़की की चीख, आग, और फिर मैंने खुद को देखा। मैं उस कमरे में खड़ा था। मेरे हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। मैंने चीखते हुए सिर पकड़ लिया, नहीं, ये झूठ है। नेहा मुझे संभालने लगी, लेकिन तभी मेरे मुंह से ऐसी बात निकली जिसने सबको डरा दिया। मैंने खुद ब खुद कहा, मीरा, मैंने तुम्हें नहीं चलाया था। ये बोलते ही मंदिर में अचानक सन्नाटा छा गया। पुजारी मुझे घूरने लगा। नेहा के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि मैंने पहली बार मीरा का नाम लिया था, जबकि मुझे उसका नाम किसी ने बताया ही नहीं था। मंदिर के अंदर ऐसा सन्नाटा फैल गया था कि सिर्फ मेरी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। नेहा धीरे धीरे मुझसे दूर हटने लगी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। विकास, तुमने उसका नाम कैसे लिया? मैं खुद समझ नहीं पा रहा था। मेरे सिर में अभी भी भयंकर दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी यादें जबरदस्ती मेरे दिमाग में भर रहा हो। पुजारी मेरी तरफ घूरते हुए बोला, तुमसे कुछ छुपाया गया है। मैं गुस्से में चिल्लाया, क्या छुपाया गया है? मैं किसी आर्यन को नहीं जानता। लेकिन तभी मंदिर के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठप ठप ठप। फिर अचानक दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। धड़ाम। पूरा मंदिर हिल गया। नेहा डर के मारे चीख पड़ी। पुजारी ने जल्दी से हमें मंदिर के पीछे बने छोटे कमरे में छुपा दिया। कोई आवाज मत करना। हम तीनों उस छोटे अंधेरे कमरे में बैठे थे। बाहर लगातार दरवाजा पीटने की आवाज आ रही थी। धड़ाम धड़ाम। और हर चोट के साथ मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती। टन टन टन। मेरे माथे से पसीना बह रहा था। तभी कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैंने टॉर्च घुमाई और अगले ही सेकंड मेरी चीख निकल गई। कोने में एक छोटी लड़की बैठी थी। उसकी उम्र शायद 10 साल रही होगी। उसका पूरा शरीर जला हुआ था। वो घुटनों में सिल देकर रो रही थी।
नेहा कांपने लगी। ये कौन है? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी एक आंख पूरी पिघली हुई थी। वो मुझे देखकर बोली, भैया, आपने मम्मी को क्यों जलाया? मेरे शरीर का खून जम गया। मैं पीछे हट गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ रेंगने लगी। उसके पीछे जमीन पर जलने के निशान बन रहे थे। मम्मी बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन तभी मेरे दिमाग में फिर वही आवाजें गूंजने लगी। एक लड़की की चीख, किसी आदमी की हंसी, शराब की बोतल टूटने की आवाज, और फिर आग। मैं दर्द से तड़प उठा। अचानक मुझे सब कुछ सेकंड के लिए साफ दिखाई दिया। कमरा 307, 4 लड़के, उनमें से एक मैं था। नहीं, मैं नहीं, लेकिन उसका चेहरा मेरा ही था। मीरा कमरे में रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, मुझे जाने दो, लेकिन हम लोग हंस रहे थे। मेरे हाथ में लाइटर था, और फिर आग की लपटें, मीरा की चीख। मैं जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। नेहा मुझे संभालने लगी। विकास, क्या हुआ? मैं कांपते हुए बोला, मैंने ये सब देखा जैसे मैं वहां था। पुजारी का चेहरा गंभीर हो चुका था। वो धीरे से बोला, कभी कभी अधूरी आत्माएं अपने गुनहगारों को ढूंढते ढूंढते जन्मों तक पीछा करती हैं। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन तभी मंदिर का मुख्य दरवाजा टूट गया। धड़ाम! बाहर से तेज हवा अंदर आई। पूरे मंदिर के दिए बुझ गए, और उसी अंधेरे में वो लाल साड़ी वाली औरत अंदर आ गई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी त्वचा से धुआं निकल रहा था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे, और उसके पैरों के नीचे जलते हुए निशान बन रहे थे। पुजारी मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती रही। उसने अपनी जली हुई उंगली मेरी तरफ उठाई। आर्यन! मैं चिल्लाया, मैं आर्यन नहीं हूं। लेकिन तभी उसने अपनी साड़ी हटाई। उसके पेट पर गहरे जलने के निशान थे, और वहां खून से उंगलियों से लिखा हुआ था, धोखा। अचानक मेरा सिर फिर फटने लगा। इस बार मुझे एक और चीज याद आई। उस रात जब मीरा को जलाया जा रहा था, मैं यानी आर्यन उसे बचाना चाहता था। मैं बाकी लोगों को रोक रहा था, लेकिन किसी ने मुझे पीछे से मारा था। फिर सब कुछ धुंधला हो गया। मैंने सिर पकड़ लिया। नहीं, नहीं। मीरा की आत्मा अचानक मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसका चेहरा अब सिर्फ कुछ इंच दूर था। जली हुई चमड़ी से बदबू आ रही थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे मरने दिया। इतना बोलते ही उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। मेरी सांस रुकने लगी। नेहा रोते हुए मुझे छुड़ाने लगी, लेकिन उसका हाथ आर पार निकल गया। पुजारी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। तभी अचानक मंदिर के बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। फिर एक आदमी चिल्लाया, दरवाजा खोलो। मीरा की आत्मा अचानक रुक गई। उसने गुस्से से बाहर की तरफ देखा, और अगले ही पल वो गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। कुछ सेकंड बाद मंदिर के अंदर एक आदमी आया। करीब 50 साल उम्र होगी। सफेद कुर्ता, चेहरे पर डर और हाथ में पुरानी बंदूक। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्यन! उस आदमी के मुंह से आर्यन सुनते ही मंदिर के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। मैं जमीन पर बैठा जोर जोर से सांस ले रहा था। गले पर मीरा के हाथों के नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। नेहा मेरे पास बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ शक भी था। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, नहीं, तू मर चुका था। पुजारी ने गंभीर आवाज में पूछा, विक्रम सिंह, तुम यहां क्यों आए हो? मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया। ये वही आदमी था, होटल राजविलास का मालिक, मीरा की मौत का जिम्मेदार। विक्रम सिंह ने मेरी तरफ देखा।
उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे खबर मिली थी कि वो फिर से लौट आई है। तभी अचानक मंदिर के बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। पूरा माहौल अजीब हो गया। विक्रम सिंह ने तुरंत दरवाजा बंद किया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं गुस्से में चिल्लाया, ये सब क्या है? हर कोई मुझे आर्यन क्यों कह रहा है? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, क्योंकि तुम वही हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पागल हो गए हो क्या? लेकिन तभी उसने अपनी जेब से पुरानी फोटो निकाली। मैंने जैसे ही फोटो देखी, मेरे हाथ कांपने लगे। उस फोटो में 4 लड़के थे और उनमें से एक बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। नहीं, वो मैं ही था। नेहा भी डर के मारे पीछे हट गई। विकास, मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ संयोग है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं डर बढ़ता जा रहा था। विक्रम सिंह धीरे से बोला, 7 साल पहले उस रात मेरा बेटा आर्यन भी वहीं था। मैंने सिर झुका लिया। मीरा को बाकी 3 लड़कों ने जबरदस्ती कमरे में बंद किया था, लेकिन आर्यन उसे बचाना चाहता था। अचानक मेरे दिमाग में फिर तस्वीरें चमकने लगी। मीरा रो रही थी। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। बाकी लड़के हंस रहे थे। फिर किसी ने शराब मेरे ऊपर फेंकी और पीछे से लोहे की किसी चीज से मेरे सिर पर वार हुआ। मैं दर्द से सिर पकड़कर बैठ गया। पुजारी सब समझ चुका था। वो धीरे से बोला, तुम्हारी मौत उसी रात हुई थी। मेरी सांस रुक गई। क्या? विक्रम सिंह की आंखों से आंसू निकल आए। मीरा को जलाने के बाद उन लोगों ने आर्यन को भी मार दिया, क्योंकि वो सब पुलिस को बताने वाला था। नेहा रोते हुए पीछे हटने लगी। नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी मुझे अपने सीने में अजीब जलन महसूस होने लगी। मैंने नीचे देखा। मेरी शर्ट के अंदर सीने पर एक पुराना जला हुआ निशान था, ठीक वैसा ही जैसा मीरा की आत्मा के शरीर पर था। मैं कांपने लगा। ये निशान, विक्रम सिंह बोला, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश कभी नहीं मिली और उसी रात होटल में आग लग गई थी। मेरे कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार फुसफुसा रहा हो। तुम वापस आ गए। अचानक मंदिर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। धड़ाम! बाहर तेज आंधी चल रही थी और उसी हवा के साथ जली हुई बदबू फिर फैल गई। मीरा वापस आ चुकी थी। इस बार वो मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी। उसके शरीर से आग की छोटी छोटी लपटें निकल रही थी। वो सीधे मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं था, दर्द भी था। वो धीरे से बोली, तुमने कहा था तुम मुझे बचाओगे। मेरा सिर फटने लगा। अब मुझे सब याद आने लगा था। मैं यानी आर्यन मीरा से प्यार करता था। हम दोनों होटल छोड़कर भागने वाले थे, लेकिन उसी रात बाकी लोगों को सब पता चल गया। उन्होंने मीरा को कमरे में बंद कर दिया। मैं उसे बचाने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे भी मार डाला। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, मीरा। नेहा मुझे घूरने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ये सब सच है? मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी अचानक विक्रम सिंह डर के मारे पीछे हटने लगा, क्योंकि मीरा की आत्मा अब उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अब आखिरी बारी तुम्हारी है। विक्रम सिंह चीख पड़ा। उसने तुरंत बंदूक निकालकर मीरा पर गोली चला दी। धड़ाम! लेकिन गोली उसके आर पार निकल गई और अगले ही पल मीरा उसके गर्दन के बिल्कुल पास पहुंच गई। उसने अपने जले हुए हाथ उसकी गर्दन पर रख दिए। विक्रम सिंह दर्द से तड़पने लगा। उसकी त्वचा जलने लगी। वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बचाओ, बचाओ! लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ सेकंड बाद उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था और फिर
उसकी सांस बंद हो गई। मंदिर में भयानक सन्नाटा छा गया। नेहा डर के मारे रो रही थी। मैं मीरा को देख रहा था, लेकिन तभी उसने अचानक मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, अब सिर्फ एक सच बाकी है। इतना बोलते ही मंदिर की दीवार पर अपने आप खून से शब्द उभरने लगे, कमरा 307 खोलो। मंदिर की दीवार पर खून से लिखे शब्द धीरे धीरे नीचे बह रहे थे। कमरा 307 खोलो। पूरा माहौल इतना डरावना हो चुका था कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं या सच में ये सब हो रहा है। विक्रम सिंह की जली हुई लाश अभी भी मंदिर के फर्श पर पड़ी थी। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। नेहा लगातार रो रही थी, विकास, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब डर के साथ साथ एक अजीब बेचैनी भी थी, जैसे कोई अधूरी चीज मुझे वापस होटल की तरफ खींच रही हो। मीरा की आत्मा धीरे धीरे पीछे हटने लगी और गायब होने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, सच अभी भी उसी कमरे में बंद है। फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। मंदिर के अंदर सन्नाटा छा गया। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये सब खत्म करना है तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। नेहा गुस्से में चिल्लाई, नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन तभी मेरे सिर में फिर तेज दर्द शुरू हुआ। इस बार मुझे साफ दिखाई दे रहा था, कमरा 307, बिस्तर के नीचे कुछ छुपा हुआ और दीवार के अंदर कोई राज। मैंने अचानक कहा, वहां कुछ है। पुजारी मुझे घूरने लगा। क्या? मैंने धीरे से कहा, उस रात का सच। सुबह होने लगी थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी काला था। हम तीनों मंदिर से निकले। विक्रम सिंह की लाश वहीं पड़ी रही। अजीब बात यह थी कि बाहर किसी को कुछ पता ही नहीं था। सड़क पर लोग सामान्य तरीके से जा रहे थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे अंदर डर बढ़ता जा रहा था। करीब 1 घंटे बाद हम फिर होटल राजविलास पहुंचे। दिन का उजाला होने के बावजूद होटल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। पूरा होटल खाली था। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। विकास, प्लीज मत चलो अंदर। लेकिन मैं रुक नहीं पाया, जैसे कोई ताकत मुझे अंदर खींच रही थी। हम धीरे धीरे तीसरी मंजिल की तरफ बढ़े। इस बार लिफ्ट अपने आप खुल गई। अंदर कोई नहीं था, लेकिन लिफ्ट की दीवार पर उंगलियों से लिखा था, वेलकम बैक आर्यन। मेरी सांस अटक गई। नेहा रोने लगी। पुजारी मंत्र पढ़ता हुआ हमारे साथ खड़ा था। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची। टिंग! दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। पूरा कॉरिडोर सुनसान था, लेकिन इस बार हर कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर कमरे से हमें देख रहा हो। कॉरिडोर के आखिर में कमरा 307, उसका दरवाजा आधा खुला था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा पूरा खोला, कमरे का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा पहली रात था। अब वो पूरी तरह जला हुआ दिखाई दे रहा था। दीवारें काली, छत जली हुई और हर तरफ जलने की बदबू। नेहा ने मुंह पर हाथ रख लिया। कमरे के बीचों बीच वही पुराना बड़ा आईना रखा था, लेकिन इस बार आईने में हमारा प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। उसमें सिर्फ आग दिखाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! नेहा चीख पड़ी। पुजारी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। और उसी पल आईने के अंदर से आवाज आने लगी। लोगों की चीखें, मीरा की रोने की आवाज और फिर मेरी अपनी आवाज। उसे छोड़ दो। मेरे हाथ कांपने लगे। आईने के अंदर अब पूरा दृश्य दिखाई दे रहा था। वही रात, कमरा 307। मीरा जमीन पर गिरी रो रही थी। 3 लड़के शराब के नशे में थे और मैं, यानी आर्यन, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं चिल्लाया, बस करो। लेकिन तभी उनमें से एक लड़के ने बोतल तोड़कर मेरे सिर पर मार दी। खून बहने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मीरा चीख रही थी। फिर विक्रम सिंह कमरे में आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा,
ये लड़की जिंदा रही तो सब खत्म हो जाएगा। मीरा हाथ जोड़कर रोने लगी, लेकिन उन्होंने पेट्रोल पूरे कमरे में फैला दिया। मैं जमीन पर पड़ा सब देख रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उठने की, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा था। फिर आग लगा दी गई। पूरा कमरा आग में जलने लगा। मीरा की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं भी आग में घिर चुका था। मरने से पहले मीरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ दर्द था। फिर सब खत्म हो गया। आईना अचानक टूट गया। चटाक कक खाक। मैं जोर से पीछे गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब मुझे सब याद आ चुका था। मैं सच में आर्यन था, या शायद आर्यन की आत्मा मेरे अंदर वापस आई थी। नेहा मुझे देखकर डर गई। विकास, लेकिन तभी कमरे की जली हुई दीवार अचानक हिलने लगी, चररररर, और धीरे धीरे उसके पीछे छुपा एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। पुजारी कांपते हुए बोला, यही वो सच है। मैंने डरते हुए वो दरवाजा खोला। अंदर बहुत छोटा अंधेरा कमरा था, और उस कमरे के बीचों बीच एक कंकाल बैठा हुआ था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और हाथ में आधा जला हुआ लॉकेट था। जैसे ही मैंने वो लॉकेट देखा, मेरी सांस रुक गई, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही लॉकेट मेरे गले में भी था। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ट्रक के बाहर खड़ा वो बच्चा बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ थीं। चेहरे पर कीचड़ लगा हुआ था और होठों पर अजीब सी मुस्कान। मैं सीट से पीछे हट गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और ट्रक के पीछे की तरफ इशारा किया। मेरे कानों में फिर वही शब्द गूंजे, पीछे मत देखना। मैंने तुरंत अपनी नजरें सामने कर ली, लेकिन अब डर इतना बढ़ चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बाहर बाकी ट्रक ड्राइवरों की हल्की आवाजें अब भी आ रही थी। मतलब मैं किसी सुनसान जगह पर नहीं था, फिर भी वो चीज यहां तक पहुंच चुकी थी। तभी अचानक ट्रक के पीछे वाले हिस्से से जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे किसी ने अंदर से पूरी ताकत से कंटेनर पर हाथ मारा हो। मैं बुरी तरह डर गया। फिर दूसरी आवाज आई, धड़ाम धड़ाम। अब ऐसा लग रहा था जैसे कंटेनर के अंदर कई लोग बंद हों। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी बाहर से किसी ड्राइवर की आवाज आई, ओए, किसका ट्रक है ये? मैं तुरंत शीशे से बाहर देखा। 2 ड्राइवर टॉर्च लेकर मेरे ट्रक के पीछे खड़े थे। मैं जल्दी से नीचे उतरा। उनमें से एक आदमी बोला, भाई, तेरे कंटेनर में कौन है? मैं हकलाते हुए बोला, कोई नहीं। दूसरा आदमी बोला, अभी अंदर से जोर जोर से आवाज आ रही थी। मेरे पैरों से जैसे ताकत निकल गई। उन्होंने मुझे शक भरी नजरों से देखा। खोल कर देख। मैं कुछ सेकंड तक खड़ा रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब अकेले डरने से बेहतर था कि लोगों के सामने सच पता चल जाए। मैंने कांपते हाथों से कंटेनर का लॉक खोला। बाकी दोनों ड्राइवर टॉर्च लेकर पीछे खड़े हो गए। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर पूरा अंधेरा था। हमने टॉर्च अंदर मारी। सारा सामान ठीक से रखा हुआ था, कुछ भी हिला हुआ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। तभी एक ड्राइवर हंसने लगा। लगता है चूहे होंगे। मैं भी खुद को समझाने लगा कि शायद सच में कोई जानवर होगा। लेकिन तभी कंटेनर के सबसे पीछे अंधेरे में कुछ हिला। हम तीनों एकदम चुप हो गए। फिर धीरे धीरे वहां से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन साफ। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बाकी दोनों ड्राइवरों के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। तभी कंटेनर के अंदर रखा एक बड़ा बॉक्स अपने आप नीचे गिर गया, धड़ाम। हम तीनों डरकर पीछे हट गए और अगले ही पल अंदर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, टक 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 टक, जैसे कोई छोटा बच्चा कंटेनर के अंदर तेजी से भाग रहा हो। एक ड्राइवर डर के मारे चिल्लाया, बंद कर, बंद कर। मैंने तुरंत दरवाजा धक्का देकर बंद किया और लॉक लगा दिया। तीनों की सांसें तेज चल रही थी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उनमें से एक आदमी कांपती आवाज में बोला, ये ठीक चीज नहीं है भाई। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। दूसरा ड्राइवर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मैं लगभग रोने की हालत में पहुंच चुका था। तभी पीछे से वही बूढ़ा ढाबे वाला आया जिसने मुझे तावीज दिया था। उसने सबके चेहरे देखे और समझ गया कि कुछ हुआ है। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। दिख गया ना? मैंने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? उसने जवाब देने से पहले चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, कुछ साल पहले उस जंगल वाले रोड पर बच्चों से भरी एक स्कूल वैन गायब हुई थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। न वैन मिली,
न बच्चे। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। लोग कहते हैं बारिश वाली रातों में वो बच्चे रास्ता ढूंढते फिरते हैं। मेरे होंठ सूख गए, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के पीछे जाते हैं जो उन्हें देख लेते हैं। अब मुझे समझ आ रहा था कि क्यों वो चीज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। ढाबे वाले ने मेरी जेब में रखा तावीज बाहर निकाला और बोला, इसे गले में पहन ले और आज रात ट्रक से बाहर मत निकलना। मैंने तुरंत तावीज पहन लिया। बाकी ड्राइवर भी अब मुझसे दूरी बनाकर देखने लगे थे, जैसे मैं कोई मुसीबत साथ लेकर घूम रहा हूं। धीरे धीरे सब लोग अपने ट्रकों में चले गए, लेकिन मुझे नींद आने का सवाल ही नहीं था। मैं सीट पर बैठा पूरी रात जागता रहा। करीब रात के 2:30 बजे अचानक पूरा ट्रांसपोर्ट नगर अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी। चारों तरफ सिर्फ ट्रकों की हल्की लाइटें दिख रही थी। फिर दूर कहीं से बच्चों के हंसने की आवाज आने लगी। एक नहीं, कई बच्चों की। मेरे हाथ कांपने लगे। आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी और तभी मेरे ट्रक के चारों तरफ छोटे छोटे गीले पैरों की आवाज गूंजने लगी। छप छप छप, जैसे कई बच्चे ट्रक के चारों तरफ घूम रहे हो। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी ट्रक की खिड़की पर किसी छोटे हाथ ने थपकी दी। टक, फिर दूसरी तरफ टक, और फिर एक साथ पूरे ट्रक पर छोटे छोटे हाथों की मार पड़ने लगी। ठक 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 ठक। मैं रोते हुए भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन अगले ही पल एक बच्चे की आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास सुनाई दी, हमको घर छोड़ दो। नेहा की आवाज सुनते ही मेरी नींद टूट गई। कमरे में हल्का अंधेरा था। रात के करीब 3 बजे होंगे। बाहर खिड़की पर बारिश की बूंदें गिर रही थी। नेहा बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखें बाथरूम की तरफ जमी हुई थी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? उसने कांपते हुए उंगली बाथरूम की तरफ कर दी। वो अंदर खड़ी है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि आवाज साफ सुनाई दे रही थी। टक टक टक। मैंने बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा आधा खुला था। अंदर की लाइट जल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा पूरा खोला, अंदर कोई नहीं था। सिर्फ आईना था और आईने पर पानी से लिखा हुआ एक शब्द, 307। मेरे हाथ कांपने लगे। नेहा रोने लगी। वो यहीं थी विकास, मैंने उसे देखा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शायद तुम्हें वहम हुआ है। लेकिन अंदर से मैं खुद डर चुका था, क्योंकि होटल खत्म हो चुका था। मीरा की आत्मा भी चली गई थी। फिर ये सब कैसे? तभी अचानक आईने पर अपने आप एक और लाइन उभरने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य उंगली लिख रही हो, तहखाना खोलो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अचानक याद आया, होटल में एक जगह ऐसी थी जहां हम कभी नहीं गए थे, तहखाना। और सबसे डरावनी बात, उसका जिक्र किसी ने कभी नहीं किया। नेहा डर गई। नहीं, अब हम वापस नहीं जाएंगे। मैं भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसी रात मुझे फिर वही सपना आया। मैं एक अंधेरे कमरे में खड़ा था। चारों तरफ पानी टपकने की आवाज, छप छप, और सामने दीवार पर जंजीरों से बंधी कोई चीज। फिर अचानक उस अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, मीरा अकेली नहीं मरी थी। मैं जोर से चीखते हुए उठ बैठा। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया, मुझे वापस जाना होगा। नेहा बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं हुई। दोपहर तक हम फिर होटल राजविलास के खंडहरों के पास पहुंचे। पूरा इलाका पुलिस ने बंद किया हुआ था। लोग बातें कर रहे थे कि रात अचानक होटल कैसे गिर गया, लेकिन किसी को अंदर की असली बात नहीं पता थी। मैंने देखा, होटल का ज्यादातर हिस्सा मलबे में बदल चुका था, लेकिन एक हिस्सा अब भी खड़ा था, पीछे की तरफ, ठीक वहीं जहां तहखाने का रास्ता था। मेरी सांस अटक गई, जैसे कोई ताकत अब भी उस जगह को बचाकर बैठी हो। हम चुपके से पीछे पहुंचे। वहां टूटी सीढ़ियां नीचे जा रही थी। पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा था। नीचे से बदबू आ रही थी, सड़ी हुई चीजों की बदबू। नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। विकास, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। तहखाना बहुत बड़ा था। पुरानी दीवारें, जगह जगह जाले और फर्श पर पानी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया। तभी टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी और मेरा दिल रुक गया। पूरी दीवार पर औरतों की तस्वीरें टंगी थीं, करीब 20-30 तस्वीरें। हर लड़की अलग थी, लेकिन सभी की आंखों में डर था। नेहा कांपने लगी। ये कौन है? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी मुझे एक तस्वीर के नीचे लिखा नाम दिखाई दिया, मीरा, और उसके पास कई और नाम जिन्हें मैं नहीं जानता था।
लेकिन तारीखें देखकर मेरी रूह कांप गई। पिछले 10 सालों में हर साल एक लड़की गायब हुई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। इसका मतलब मीरा पहली नहीं थी। तभी अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम! पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। नेहा जोर से चीखी। मैंने जल्दी से टॉर्च उठाई और तभी पानी में किसी के चलने की आवाज आने लगी। छप छप। धीरे धीरे वो आवाज हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने टॉर्च घुमाई लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, नीचे देखो। मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे धीरे नीचे देखा। पानी में हमारे पैरों के पास कई हाथ दिखाई दे रहे थे, सफेद, सड़े हुए, और वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। नेहा चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन तभी उन हाथों ने उसका पैर पकड़ लिया। विकास! मैंने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर से दर्जनों हाथ निकल आए और अगले ही पल पानी के बीचों बीच कोई खड़ा हो गया। लंबा काला साया। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन उसकी आवाज मैं पहचान गया। वो विक्रम सिंह की थी। तुमने सोचा कहानी खत्म हो गई? मेरे शरीर का खून जम गया, लेकिन असली राज तो तहखाने में दफन है। इतना बोलते ही उस साये ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और मैं डर के मारे वहीं जम गया, क्योंकि उसका आधा चेहरा जल चुका था और बाकी आधे चेहरे पर मेरा चेहरा था। तहखाने के अंदर मेरी सांस जैसे थम गई। पानी के बीच खड़ा वो साया, आधा जला हुआ चेहरा और बाकी आधे पर मेरा चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद अपने मौत वाले रूप को देख रहा हूं। नेहा अभी भी उन सड़े हुए हाथों से छूटने की कोशिश कर रही थी। विकास, बचाओ मुझे! मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन तभी वो साया हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंजने लगी। दीवारों से पानी टपकने लगा और फिर तहखाने की सारी तस्वीरें अपने आप जलने लगी। मीरा और बाकी लड़कियों की तस्वीरें सब आग में बदलने लगी। मैंने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, तू कौन है? वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मैं वो हूं जिसे तुम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। उसकी आवाज में कई लोगों की आवाजें एक साथ मिल रही थीं। कभी विक्रम सिंह, कभी राहुल, कभी किसी औरत की चीख। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक एक और याद कौंधी। होटल का तहखाना, विक्रम सिंह और कुछ बड़े नेता। वो लड़कियों को यहां लाते थे। जो विरोध करती वो कभी वापस नहीं जाती। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मीरा सिर्फ एक शिकार थी, असल में ये होटल सालों से मौत का अड्डा था। मैंने कांपते हुए पूछा, तू इंसान है या आत्मा? वो हंसा। मैं पाप हूं। इतना बोलते ही तहखाने का पानी अचानक काला होने लगा। उसमें से बदबूदार धुआं निकलने लगा और अगले ही पल पानी के अंदर से कई चेहरे दिखाई देने लगे। औरतों के चेहरे, जले हुए, डरे हुए, रोते हुए। नेहा जोर जोर से चीखने लगी। मैं उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हाथ उसे नीचे खींच रहे थे। तभी मेरा गले का लॉकेट अचानक गर्म होने लगा, इतना गर्म कि मेरी त्वचा जलने लगी। मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया और जैसे ही मैंने लॉकेट पकड़ा, पूरे तहखाने में जोरदार चीख गूंजी। वो साया दर्द से पीछे हट गया। नहीं! तभी मुझे एहसास हुआ, ये लॉकेट सिर्फ आर्यन का नहीं था, ये मीरा का दिया हुआ था, और शायद इसी में कुछ ऐसा था जिससे वो साया डरता था। मैंने हिम्मत करके लॉकेट उसकी तरफ बढ़ाया। अचानक पूरे तहखाने में आग जैसी रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में मुझे वो साया साफ दिखाई दिया। मैं डर के मारे कांप उठा। वो कोई एक इंसान नहीं था, उसके शरीर पर दर्जनों चेहरे चिपके हुए थे, रोते हुए, जलते हुए, चीखते हुए। वो उन सभी लोगों की नफरत थी जो उस होटल में मारे गए थे। वो चीखा, तुम सब भी यहीं मरोगे। और अगले ही पल पूरा तहखाना हिलने लगा, छत टूटने लगी, पानी तेजी से ऊपर आने लगा। नेहा रोते हुए बोली, विकास, हम मर जाएंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन तभी पानी के बीच मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया। मीरा। इस बार वो पहले जैसी जली हुई नहीं थी, वो बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। सफेद साड़ी, आंखों में आंसू और चेहरे पर शांति। उसने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, अब इसे खत्म करो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे।
तभी उसने उस साये की तरफ इशारा किया। उसके सीने के बीच एक काला धड़कता हुआ निशान था, जैसे कोई दिल। मैं समझ गया। मैंने पूरी ताकत से लॉकेट उस काले निशान की तरफ फेंका। जैसे ही लॉकेट उससे टकराया, पूरे तहखाने में भयानक चीखें गूंज उठीं। वो साया तड़पने लगा। उसके शरीर से एक एक करके चेहरे बाहर निकलने लगे। औरतों की आत्माएं रोती हुई, चीखती हुई, लेकिन धीरे धीरे आजाद होती हुई। तहखाने की दीवारें टूटने लगीं, पानी तेजी से भरने लगा। मीरा ने मेरी तरफ आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। वो हल्का सा मुस्कुराई। अब सब खत्म हो गया। अगले ही पल पूरा तहखाना जोरदार धमाके के साथ टूट गया। मैं और नेहा पानी में बहते हुए ऊपर की तरफ फेंके गए। कुछ सेकंड बाद मैंने खुद को बाहर जमीन पर पड़ा पाया। चारों तरफ लोग खड़े थे, पुलिस, एम्बुलेंस, भीड़। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। नेहा मेरे पास बेहोश पड़ी थी, लेकिन जिंदा थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। होटल राजविलास का बचा हुआ हिस्सा भी पूरी तरह जमीन में धंस चुका था। तहखाना हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कुछ दिनों बाद पुलिस को वहां से कई कंकाल मिले, पुरानी फाइलें मिली और सालों से गायब लड़कियों का सच बाहर आ गया। टीवी चैनलों पर हर जगह उसी होटल की खबर चल रही थी, लेकिन मैंने कभी किसी को अपनी पूरी कहानी नहीं बताई, क्योंकि लोग मुझे पागल समझते। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। मैं और नेहा दूसरे शहर में रहने लगे। मैंने वो लॉकेट हमेशा के लिए नदी में फेंक दिया। और फिर एक रात करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठा। पूरा घर शांत था, लेकिन तभी मुझे रसोई से किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आई। धीमी, बहुत धीमी। मैं डरते हुए रसोई की तरफ बढ़ा। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की खुली हुई थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही पलटा, फ्रिज के ऊपर रखा आईना मेरी नजर में आया और उसमें मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, और इस बार वो मीरा नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल अलग था। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और आईने पर अपने आप उंगलियों से लिखा उभरने लगा। होटल सिर्फ शुरुआत था।